हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं बहुत ही कठिन एडवांस वोकेबुलरी कवर करूंगा जो राज्यसभा टीवी से ली गई है। इसमें ज़्यादातर जो शब्द हैं वो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं और इससे पहले मेरे लगभग 16 वीडियोस वोकेबुलरी के आ चुके हैं जिन पे 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। आपने काफ़ी पसंद किए हैं, तो मुझे लगा कि अब जो न्यूज़ चैनल्स में बहुत डिफ़िकल्ट वोकेबुलरी यूज़ होती है वो मैं आपको सिखाऊं। तो इसमें स्टूडेंट्स ने ही वर्ड भेजे हैं। अगर आप भी मुझे वर्ड भेजना चाहते हैं, आप जब टीवी पे कुछ देखते हैं और आपको कोई ऐसा वर्ड लगता है जो समझ में नहीं आता, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसे वीडियोस के अंदर लाने के लिए। तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूं ये शब्द आया कहां से। ये शब्द बना फैटीग से। फैटीग होता है थकान। जब आप किसी शारीरिक या मानसिक थकान से गुजरते हैं उसे कहते हैं फैटीग। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं 1 महीने लगातार, तो आप फैटीग हो जाएंगे। या आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते आप थक जाएंगे क्योंकि फैटीग आ जाएगा। बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक थकान को बोलते हैं फैटीग। अब इन जिसके आगे लग जाता है वो उल्टा हो जाता है। ये मैंने आपको वर्ड रूट्स में भी सिखाया था। तो इनडिफैटिगेबल का मतलब है जो थके ना, जो थके ही ना, जो बहुत ज्यादा काम कर सके, जो बहुत देर तक काम कर सके, उसे बोलते हैं इनडिफैटिगेबल। यानी कि जो टायर ना हो। टायर्ड मतलब जो थका हुआ हो, तो अनटायरिंग यानी जो ना थके। अनरिलेंटिंग, रिलेंटलेस, इनडोमिटेबल। परसिस्टेंट मतलब होता है जो लगातार काम करता रहे। टेनेशियस और परसिस्टेंट का मतलब एक ही होता है। डिटरमिन्ड होता है जिसने जो पूरा ठान ले। यानी जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो आसानी से ना थके। और पिछले वीडियो में मैंने जो हिंदू वोकेबुलरी का 4th वीडियो था उसमें आपको एक वर्ड सिखाया था डॉगेड। डॉगेड मतलब जो डटा रहे, जब तक उसे उसकी मंजिल ना मिले डटा रहे, उसे बोलते हैं डॉगेड, डॉगेडली। असीडुअस होता है बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग पर्सन, और इंडस्ट्रियस भी होता है बहुत ज्यादा मेहनती, हार्डवर्किंग। तो जो हार्डवर्किंग होगा वो आसानी से थकेगा नहीं। तो इनडिफैटिगेबल एक लेवल और ऊपर है, यानी जो बिल्कुल ही ना थके। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2-3 घंटे सोते हैं लेकिन पूरे दिन काम करते रहते हैं, तो उनको आप कह सकते हैं इनडिफैटिगेबल। या फिर हमारे कुछ ऐसे शिप हैं फॉर एग्जांपल जो लगातार काम करते रहते हैं, तो वो हैं इनडिफैटिगेबल। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपके अंदर इनडिफैटिगेबल पेशेंस होना चाहिए। यानी आपका जो पेशेंस है, सब्र है, वो काफी ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है स्लम्प्ड। ईडी लगा है, इसका मतलब या तो ये पास्ट टेंस है या पास्ट पार्टिसिपल है, कुछ भी हो सकता है। स्लम्प से बना स्लम्प्ड। स्लम्प मतलब होता है जब किसी चीज में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए। अब ये गिरावट फिजिकल भी हो सकती है या साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। स्लम्प्ड जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हैं और बैठे बैठे अचानक गिर जाएं, झुक जाएं, तो उसको भी स्लम्प कहेंगे। यानी टू सिट और फॉल डाउन सडनली, अचानक गिर जाना, अचानक किसी चीज में जब गिरावट आती है तो उसे बोलते हैं स्लम्प्ड। अब इसको यूज किस तरह करते हैं, जैसे मैं कहता हूं इंडिया स्लम्प्ड टू अ 4 विकेट डिफीट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। यानी कि इंडिया हो सकता है जीत रही हो लेकिन अचानक वो स्लम्प हो गई, यानी कि इतनी बुरी तरह से गिरी कि मैच हार गई। सो जब आप स्लम्प वर्ड देखेंगे न्यूज चैनल्स के अंदर तो इसी तरह देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी स्लम्प्ड टू अ डिफीट इन उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में चुनाव हार गई, इट स्लम्प्ड टू अ डिफीट। तो इस तरह से यूज किया जाता है वर्ड स्लम्प्ड। नेक्स्ट है बर्जियोनिंग। इस शब्द को थोड़ा सा कंटेक्स्ट के अंदर समझना जरूरी है। बर्जियोनिंग क्या होता है? बर्जियोनिंग शब्द का मतलब है जब कोई चीज बढ़ती है, फलती फूलती है, जब किसी चीज में कोई चीज ग्रो करती है, डेवलप करती है, उसे बोलते हैं बर्जियोनिंग या फ्लरिशिंग या मशरूमिंग। जैसे भारत के अंदर क्या ऐसी चीज है इस वक्त जो फ्लरिश कर रही है? जैसे भारत की जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का जो आदमी है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, यानी आप कहेंगे इंडियाज बर्जियोनिंग मिडिल क्लास। इसी तरह से पॉल्यूशन फैल रहा है, इसी तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो आप कह सकते हैं करप्शन इज मशरूमिंग इन स्मॉल टाउन्स। बड़े शहरों में तो भ्रष्टाचार था ही, छोटे शहरों में भी फैल रहा है, तो वो मशरूम कर रहा है। जैसे मशरूम क्या होता है? मशरूम एक फंगी होता है, जिसे फंगी, इसके अलग अलग नाम है वैसे। हिंदी में मैं नहीं बता पाऊंगा फंगी, फंगाई या फंगी को क्या बोलते हैं। फंगस लग जाता है। जैसे अगर आप एक ब्रेड खाने का कोई मटेरियल खुला छोड़ दें 7 दिन तक तो उस पर फंगी लग जाता है, फंगस लग जाता है। तो मशरूम भी उसी तरह का है, अपने आप उग जाता है। और अगर आप किसी चीज को खाली छोड़ दें ऐसे ही तो उस पर मशरूम उग जाता है। इसी तरह से मशरूम एक बार उग जाता है तो फिर वो फैलता चला जाता है पूरी जमीन पे।
इसी तरह से होता है बर्जियोनिंग। कोई चीज जब फैलती चली जाती है, ग्रो करती चली जाती है, उसे बोलते हैं बर्जियोनिंग। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पहले तो ये समझते हैं इन्फ्लेक्शन क्या होता है। अब इसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैंने वर्ड बोला आपको स्मार्ट। स्मार्ट मतलब कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, स्मार्ट है, हो सकता है दिखने में अच्छा हो, और स्मार्ट के आगे मैंने लगा दिया स्मार्टली। अब जो स्मार्ट था वो था एडजेक्टिव, क्योंकि मैं किसी पर्सन की विशेषता बता रहा हूं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है गौरव, और गौरव की विशेषता है कि वो स्मार्ट है, यानी कि गौरव है यहां पे नाउन। किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वो नाउन होता है, तो नाउन की विशेषता बताता है विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो स्मार्ट क्या हो गया? स्मार्ट हो गया एडजेक्टिव। लेकिन अगर एल वाई जिसके आगे लग जाता है तो ज्यादातर केसेस में वो होता है एडवर्ब। तो गौरव वर्क्स स्मार्टली, यानी वो स्मार्ट तरीके से काम करता है। तो मैंने स्मार्ट शब्द के आगे जो एल वाई जोड़ा, ये है इन्फ्लेक्शन। यानी इन्फ्लेक्शन बोलते हैं जब हम कोई एक्स्ट्रा चीज किसी ऑलरेडी शब्द के आगे जोड़ते हैं, उसे इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहां पे एल वाई इन्फ्लेक्शन है। एक्स्ट्रा लेटर्स जो हम जोड़ते हैं किसी शब्द के आगे, उन्हें इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। अब आते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है जहां पे एक सिग्निफिकेंट मोड आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत गरीब आदमी था, लेकिन अचानक मुझे किसी डायरेक्टर ने देख लिया और मुझे अपनी फिल्म में मौका दिया और मैं बहुत अमीर बन गया। तो वो मेरी जिंदगी में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, यानी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोड था, बहुत ही महत्वपूर्ण मोड था मेरी जिंदगी का, उसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यानी जहां से कोई चीज उल्टी दिशा में चल जाती है। तो जैसे मान लो ये है, यहां तक मैं गरीब था लेकिन ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, इसके बाद मैं अमीर हो गया, यानी ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब आप ये ग्राफ देखिए, ये जो वेव है ये जा रही है, तो ये पॉजिटिव के अंदर है अभी, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहां से फिर ये नेगेटिव घेरे में आ जाएगी, फिर ये दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहां से ये पॉजिटिव में आ जाएगी। यानी कोई भी ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट मोड होता है उसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जैसे कोई आम आदमी है, उसकी जिंदगी में क्या क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकते हैं। जैसे जब उसे जॉब मिलती है, वो उसकी जिंदगी में एक नया मोड होता है, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। जब उसकी शादी होती है, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट है डेबेकल। डेबेकल होता है ग्रेट डिजास्टर, बहुत ही बड़े लेवल का फेलियर। मैं तो सोचता था कि मैंने कोई टीचर हायर किया है, मैं मैथ्स में से 100 में से 100 नंबर लाऊंगा, लेकिन उसने मुझे ऐसा पढ़ाया कि मेरे 100 में से सिर्फ 40 नंबर रह गए। यानी वो टीचर मेरे लिए क्या था? उस टीचर से पढ़ना मेरे लिए क्या था? एक डेबेकल था, बहुत ही बड़े लेवल का फेलियर था, डिजास्टर था। जब कोई बहुत बड़े लेवल की फेलियर होती है उसे डिजास्टर बोलते हैं। जैसे टाइटैनिक डूबा, ये क्या था? डिजास्टर, डेबेकल था ये, इसमें हजारों लोग मारे गए। कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ कहीं पे आ जाता है तो यानी कि बहुत बड़े लेवल का फेलियर। इसीलिए जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं पे सुनामी आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे भूस्खलन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेबेकल हो गया, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर। तो फॉर एग्जाम्पल, हिज प्रेसिडेंसी इज टर्निंग आउट टू बी अ कंप्लीट डेबेकल। इस व्यक्ति का जो शासन है वो एक डेबेकल की तरह काम कर रहा है, यानी उसका जो शासन है वो बिल्कुल देश को डुबो रहा है, तो वो एक डेबेकल है। आई होप आपको भी इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। डेबेकल क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज के दो मतलब होते हैं और दोनों ही समझने बहुत जरूरी हैं, खासकर इंडिया के विद रिस्पेक्ट में। एक तो मतलब होता है इम्प्रोवाइज का, जब आप कोई स्पीच देते हैं कहीं पे खड़े होके, या कोई परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते। आमतौर पे क्या होता है, अगर मुझे कहीं पे स्पीच देनी है तो मैं बहुत ज्यादा उसके लिए प्रिपेयर करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा उसकी, और फिर मैं जाके स्पीच दूंगा। लेकिन बिना प्रैक्टिस के स्पीच देना, उसके लिए एक वर्ड होता है एक्सटेम्पोर। यानी कि स्कूल में भी आपने सुना होगा, एक्सटेम्पोर स्पीच का कंपटीशन होता है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है इस पे 5 मिनट के लिए बोलिए, और आप उस पर पहले से तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि आपको यह पता नहीं होता कि टॉपिक क्या दिया जाएगा। तो वो है एक्सटेम्पोर, यानी इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब भी होता है बिना प्रैक्टिस के परफॉर्मेंस देना, उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू, और उसे ही बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज करना यानी कोई परफॉर्मेंस देना बिना प्रैक्टिस के। लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट मीनिंग है और वो है जुगाड़। जैसे ये वर्ड अब तो इंग्लिश में भी आने लगा है, वैसे तो हिंदी का शब्द है। यानी जब हम काम चलाने के लिए कोई चीज कर लेते हैं तो उसे जुगाड़ बोलते हैं, या मेक शिफ्ट, यानी बस काम चल जाए। मैं जंगल में गया और वहां पर मेरे पास सोने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने एक पेड़ की शाखाओं से अपने लिए टेंट बना दिया। तो वो क्या था? वो मैंने इम्प्रोवाइज किया, यानी मैंने एक जुगाड़ अपने लिए बना लिया, या मेक शिफ्ट, तो उसे बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड टू स्लीप ऑन इम्प्रोवाइज्ड बेड्स व्हेन वी वेंट टू द माउंटेन फॉर ट्रैकिंग। यानी जब हम पहाड़ों के ऊपर
जब पर्वतारोहण करते समय हम ऊपर गए तो वहां पर सोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने इम्प्रोवाइज्ड बेड्स बना लिए, यानी जो भी वहां पर पड़ा हुआ था उसी से हमने अपने लिए सोने के लिए बिस्तर बना लिया। तो वो किस तरह का बेड था? इम्प्रोवाइज्ड बेड। अगला शब्द है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया ये दूसरी भाषा के शब्द होते हैं इस तरह के, ज्यादातर ये क्लैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के शब्द, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि ये अब जो दूसरे एग्जाम है उनमें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। एक्स ग्राशिया या एक्स ग्रेशिया, इसका मतलब है कोई ऐसी पेमेंट जो इसलिए दी जाती है कि आपकी अंदर से कोई पुकार है वो कहती है, यानी आपकी अच्छी नीयत की वजह से आप कानूनी तौर पर बाध्य नहीं हो उसे देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई नौकर है और उस नौकर के घर में कोई मृत्यु हो जाती है और वो उस मृत्यु से वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है फाइनेंशियली, उसको पैसों की दिक्कत हो जाती है, तो आप उसे कुछ पैसा दे देते हैं। आप कानूनी तौर पर बाध्य नहीं हो उसे देने के लिए, लेकिन आप फिर भी देते हो, तो वो एक गुड इंटेंशन है, आपका अच्छा नेचर है इसलिए दे रहे हो, वो एक्स ग्राशिया पेमेंट है। आप इसलिए नहीं दे रहे कि कानूनी तौर पर आपको देने की जरूरत है, या नहीं दोगे तो आपको वो कानूनी तौर पर देनी है, नहीं, आपने सिर्फ अपनी अच्छी नीयत से दी, उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। आपका कोई एम्प्लॉय है, आप एक कंपनी चलाते हैं और वो एम्प्लॉय अगर इंदौर से पटना जाने वाली ट्रेन में जो अभी अभी पटरी से उतर गई थी उसमें मारा गया, आप उसके परिवार को कुछ देते हैं पैसा, तो अगेन आप अपनी, वो एक तरह से एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, आप अपनी अच्छी नीयत की वजह से दे रहे हैं, गुड इंटेंशन की वजह से दे रहे हैं। इंटेंशन मतलब होता है नीयत। अगला शब्द है प्लेनरी। प्लेनरी, इसको थोड़ा सा ढंग से समझना जरूरी है क्योंकि इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। प्लेनरी का मतलब होता है जो अपने आप में परिपूर्ण हो, पूरा हो एकदम, या एब्सल्यूट जिसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी देश में कोई तानाशाह है, डिक्टेटर है, तो उसे वहां प्लेनरी पावर्स हैं, पूरी पावर्स हैं। जैसे चाइना के अंदर आज जो शी जिनपिंग है, उसने पिछले महीने अपने आप को कोर लीडर घोषित कर दिया है, अब उसके पास सारी पावर्स हैं, जो वो कहेगा चाइना में वही होगा। तो प्लेनरी मतलब एब्सल्यूट, पूरी, कंप्लीट। और प्लेनरी का एक मतलब और होता है, प्लेनरी का मतलब कोई ऐसी चीज, जैसा मैंने बताया पूरी, पूरी मतलब अगर कोई मीटिंग है और उसको हर कोई अटेंड कर रहा है तो वो प्लेनरी सेशन हो गया, प्लेनरी मीटिंग हो गई। जैसे लेजिस्लेटिव सेशन, प्लेनरी लेजिस्लेटिव सेशन विल बी अटेंडेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। अगर कोई प्लेनरी सेशन है जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों अटेंड करेंगी क्योंकि वो प्लेनरी सेशन है। तो प्लेनरी मतलब कंप्लीट या पूरा, परिपूर्ण। रेमिशन, और यहां पे मैं आपको 5-6 और इंपॉर्टेंट शब्द सिखाऊंगा जो मिलते जुलते हैं, और ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि पॉलिटी में भी, राजनीति में भी। समझते हैं रेमिशन क्या होता है। जब कोई चीज, उसमें कोई आपको रियायत मिल जाए तो बोलते हैं रेमिशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 50,000 रुपए उधार देना था, आप नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा पर्सन आपको कहता है कि 20,000 माफ, अब आपको देने हैं सिर्फ 30,000, यानी 20,000 का रेमिशन हो गया। यानी कि उसने जो आपके ऊपर उधार था, जो डेट थी, वो कैंसिल कर दी, जो पेनल्टी थी वो कैंसिल कर दी, ब्याज भी नहीं लिया, तो रेमिशन कर दी, रेमिशन हो गया। यानी जब आपका दर्द या तकलीफ या कोई बुरा समय, उसमें किसी तरह की कमी आए तो उसे रेमिशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वो कैदी था और जेल में उसने अच्छा बर्ताव किया, इसलिए अदालत ने उसे 3 महीने का रेमिशन दे दिया, यानी उसकी जो सजा थी वो 7 महीने से घटा के 4 महीने कर दी, या 10 महीने से घटा के 7 महीने कर दी, तो उसको 3 महीने का क्या दे दिया? रेमिशन। तो इसको बोलते हैं रेमिशन। अब ये तो हुआ इंग्लिश में जनरल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल यहां पे ले चलता हूं। हमारा जो देश का राष्ट्रपति होता है, उसकी ये 5 तरह की पावर्स होती हैं। सबसे पहली होती है पार्डन। पार्डन मतलब वो पूरी तरह से माफी दे सकता है। अब इसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी को सजाए मौत हो जाती है, तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो उसको कंप्लीट पार्डन दे सकता है, यानी कि बिल्कुल माफ कर देगा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, उसको बोलते हैं पार्डन। पार्डन मतलब पूरी तरह से माफी देना। दूसरा है रिप्रीव। रिप्रीव मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि थोड़े समय के लिए उसे रिप्रीव मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फांसी तुम्हें होनी है 2016 में, पर तुम्हें होगी 2017 में। यानी यहां पे माफ नहीं किया,
लेकिन थोड़े समय के लिए तुम्हारा जो सेंटेंस है उसे सस्पेंड कर दिया। 2016 की बजाय 2017 में फांसी होगी, थोड़े समय की तुम्हें छूट दे दी, वो है रिप्रीव। एक होता है रेस्पाइट। रिप्रीव भी राष्ट्रपति कर सकता है, रेस्पाइट भी राष्ट्रपति कर सकता है। रेस्पाइट क्या होता है? अवॉइडिंग लेस सेंटेंस। लेस सेंटेंस का मतलब क्या है? लेस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो सख्ती है सेंटेंस की वो कम कर दी। मान लीजिए किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब उसे ऐसी सजा दी जाए, ऐसी जेल दी जाए जिसमें वो बाकी कैदियों से नहीं मिल सकता। अब ये देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा सख्त जेल सेंटेंस है, लेकिन राष्ट्रपति को दया आई तो उसने क्या कहा कि अब इसे दूसरे कैदियों से मिलने देना चाहिए। सजा कम नहीं हुई, सजा पहले भी 15 महीने थी, अब भी 15 महीने है ना। सजा देर हुई कि अगले साल, इस साल की बजाय अगले साल, यानी रिप्रीव भी नहीं दिया, लेकिन सजा को थोड़ा सा कम कठोर कर दिया। पहले आपकी जो जेल थी आप किसी से मिल भी नहीं सकते थे, थी 15 महीने की ही है, अब भी 15 महीने की, लेकिन अब आप कम से कम दूसरे कैदियों से मिल सकते हो, यानी रेस्पाइट दे दिया। अगला होता है रेमिशन। रेमिशन में आपको समझा चुका हूं। पहले आपकी कैद थी 10 महीने की, अब कर दी 7 महीने की, यानी जो ड्यूरेशन थी वो कम कर दी, अवधि थी वो कम कर दी, वो है रेमिशन। और आखिरी होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब जो सजा है एक, वो दूसरी कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सजाए मौत अगर किसी को हो जाए, राष्ट्रपति उसे कहता है कि सजाए मौत नहीं, तुम्हें उम्र कैद हो जाएगी, यानी जो सजा है वो पलट दी, उसे बोलते हैं कम्यूटेशन। यानी कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो सजा को कम सख्त कर दिया, उसे पहले से कम कठोर कर दिया, वो भी है कम्यूटेशन। तो कम्यूट करना यानी एक पनिशमेंट को दूसरे में कन्वर्ट कर देना, तब्दील कर देना। तो आई होप पांचों में आपको फर्क क्लियर हो गया होगा और 5 शब्द आपकी वोकैबुलरी में जुड़ गए होंगे। ना ये सिर्फ आपको इंग्लिश में काम आएंगे बल्कि ये आपको पॉलिटी में भी काम आएंगे। अगला शब्द है, ये थोड़ा सा आसान है, टर्फ। टर्फ होता है मैदान, और नकली टर्फ भी बिछाते हैं। आजकल तो जितने भी बड़े बड़े फुटबॉल क्लब हैं जो इंग्लिश फुटबॉल खेलते हैं वो नकली घास बिछाते हैं, क्योंकि असली घास बिछाएंगे तो उसमें 10 तरह की दिक्कतें आती हैं। उसमें कीड़ा लग सकता है, वो खराब हो सकती है, मौसम के कारण खराब हो सकती है। नकली घास बिछाएंगे तो नकली टर्फ बिछाते हैं। टर्फ मतलब, अगर मैं जो मेन सेंस में बात करूं तो अगर घास है किसी मैदान पे तो घास ले लीजिए और घास की जड़ ले लीजिए, उसे मिला के बोलते हैं टर्फ। लेकिन इस तरह से ये शब्द आजकल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं मैं तुम्हें तुम्हारे टर्फ पर आके हराऊंगा, यानी मैं तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा, घर में आके हराऊंगा। अपने घर में तो जो ताकतवर नहीं है वो भी ताकतवर होता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर में, तुम्हारी टर्फ पे, यानी तुम्हारे मैदान में आके हराऊंगा, उस सेंस में टर्फ यूज करते हैं न्यूज वाले। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वेंट राइट आफ्टर डेमोक्रेट्स ऑन देयर टर्फ एंड बीट देम। इस बार बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे हमेशा से, जैसे पेनिसिल्वेनिया वगैरह इस तरह के स्टेट्स थे, लेकिन वहां डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, यानी उसने डेमोक्रेट्स को उन्हीं के टर्फ पे हरा दिया, इसलिए वो राष्ट्रपति बन गया। तो टर्फ का मतलब मैदान। एम्बार्गो। एम्बार्गो होता है ऑफिशियल, यानी औपचारिक तौर पे सरकार की तरफ से अगर किसी चीज को बैन कर दिया जाता है, फॉरबिड कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं एम्बार्गो। जैसे चाइना हमें बहुत ही घटिया क्वालिटी का मिल्क बेच रहा था, ये आज से 2 महीने पहले की न्यूज़ है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारी जो सरकार है, उसने वो बैन कर दिया। तो एम्बार्गो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई ऑर्डर आता है जिसकी वजह से कोई चीज कुछ समय के लिए बैन हो जाती है, खासकर व्यापार, उसे बोलते हैं एम्बार्गो। और एम्बार्गो के लिए एक शब्द और बस आपको पता होना चाहिए, वो है मोराटोरियम। मोराटोरियम भी आप इसे कह सकते हो, थोड़ा सा शब्दों में फर्क है लेकिन एग्जाम लेवल तक नहीं है, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। मोराटोरियम मतलब होता है, बस मोराटोरियम और एम्बार्गो में एक ही फर्क है, एम्बार्गो हमेशा सरकार की तरफ से होता है, हमेशा ऑफिशियल होता है। मोराटोरियम मतलब होता है कि कोई चीज बैन करना थोड़े समय के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है। मोराटोरियम हमेशा ऑफिशियल होता है, बस इतना ही फर्क है। अगला शब्द है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है इज इक्वल टू, 3 और 3 इज इक्वल टू 6, 3 और 3 को जोड़ दिया जाए तो 6 बन जाते हैं। तो 3 + 3 टेंटामाउंट्स टू 6 इज इक्वल टू। लेकिन ये थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि इज इक्वल टू के बदले हम टेंटामाउंट लगा सकते हैं, लेकिन टेंटामाउंट का मतलब होता है बराबर। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज हर बार एकदम बराबर हो, लेकिन बराबर समझी जा सकती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया और जज ने उससे पूछा क्या तुमने चोरी की, तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो चुप रहा, तो उसकी जो चुप्पी है, साइलेंस है, वो समझा जा सकता है दैट इज इक्वल टू उसकी चोरी, क्योंकि चुप वही रहता है जो जिसने चोरी की होती है। तो एक तरह से सेंटेंस ये बन सकता है, हिज साइलेंस, उसकी जो चुप्पी है, इट वॉज इक्वल टू, वॉज टेंटामाउंट टू हिज कॉम्प्लिसिटी इन द क्राइम। तो यानी कि जज कहेगा तुम्हारी चुप्पी है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही समझा जा रहा है दैट इज इक्वल टू कि तुम चोर हो। तो टेंटामाउंट मतलब जब कोई चीज अपने मीनिंग में या अपने इफेक्ट में बराबर समझी जाती है उसको बोलते हैं टेंटामाउंट। इसी से एक मिलता जुलता शब्द है पैरामाउंट। पैरामाउंट और टेंटामाउंट बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अनिवार्य। अगर आपके पास 15 काम है, उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पैरामाउंट है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं द नेशंस इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, मतलब राष्ट्रहित पैरामाउंट है, राष्ट्रहित सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे पैरामाउंट कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, वो है पैरामाउंट। नेक्स्ट है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है डर, खासकर ऐसी चीज से डर कि क्या होगा। एंजाइटी कहते हैं इसे। एंजाइटी मतलब जब आप किसी ऐसी चीज को लेकर तनाव ले लेते हैं जो आपके अंदर एक डर पैदा करता है। मान लीजिए आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो क्या होगा, आप ट्रेपिडेशन यानी फियर, आपको एंजाइटी होगी, क्या होगा क्या होगा, क्या मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, वो है ट्रेपिडेशन, डर। और इसका बिल्कुल उल्टा शब्द है इंट्रेपिड। जो व्यक्ति, देखिए ट्रेपिडेशन मतलब होता है डर, और जो व्यक्ति डर डर जाए वो ट्रेपिड है, और जो व्यक्ति ना डरे वो इनट्रेपिड है। तो जो एग्जाम में जो वर्ड आता है बहुत ज्यादा, वो आता है इनट्रेपिड। इन लगा देते हैं मतलब उल्टा हो जाता है, और ट्रेपिड मतलब जो डर जाए। तो इनट्रेपिड मतलब फियरलेस, जिसमें कोई फियर ही ना हो। तो फियरलेस बोल सकते हो, अनडॉन्टिंग बोल सकते हो, डॉन्टलेस बोल सकते हो। इस तरह से आप कई सारे शब्द इसमें बोल सकते हो, लेकिन मतलब सबका एक ही है, और वो है जो डरे ना। जो व्यक्ति डरता नहीं है आप उसको बोल्ड भी बोल सकते हो, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है तो, पर डरता नहीं है। या आप ऑडेशियस बोल सकते हो, मैं कभी भी माउंट एवरेस्ट नहीं गया लेकिन मैं माउंट एवरेस्ट जा रहा हूं, ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है, बहुत ही ऑडेशियस स्टेप है। रेट्रिक। रेट्रिक अलग अलग तरह से यूज किया जाता है, लेकिन न्यूज में जनरली यूज किया जाता है किस तरह से, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, रेटरिक को आप अगर मैं बोलूं तो हम जुमला बोल सकते हैं। एक जुमला, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो वो नहीं आए, तो यानी कि वो एक रेटरिक था। रेटरिक मतलब वो लोगों को कन्विंस करने के लिए था, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ईमानदारी के साथ कहा गया हो, उसे बोलते हैं रेटरिक। कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों पे प्रभाव डालने के लिए कही जाए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कही जाए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कही जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रीजनेबल हो, ईमानदारी से कही जाए, सच्चाई से कही जाए, अंदर ही अंदर उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन ये चीज काम कर जाएगी, उसे बोलते हैं रेटरिक। क्लेप्टोक्रेसी। क्रेसी मतलब होता है राज करना, अंग्रेजी में ये वर्ड रूट है क्रेसी, मतलब राज करना। जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमो मतलब लोग, जनता, जनता का राज मतलब डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब राज, डेमो मतलब लोग, तो जनता राज करे तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकशाही, लोकसत्ता। क्लेप्टोक्रेसी, क्रेसी मतलब राज, और क्लेप्टो बोलते हैं चोर को। जब किसी देश में चोर उचक्के राज करते हैं उसे बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। यानी चोर उचक्कों से क्या मतलब है, बहुत ही भ्रष्ट लोग जब राज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे देश में आपको बता सकता हूं, जैसे जिम्बाब्वे। हालांकि ये ऑफिशियल टर्म नहीं है, कोई देश अपने आप को ऑफिशियल ये नहीं कहेगा अपने संविधान में हमारे यहां तो क्लेप्टोक्रेसी है, वो एक अंडरस्टूड होता है। जिम्बाब्वे पे राज कौन कर रहा है, रॉबर्ट मुगाबे, और जिम्बाब्वे को कई सदियों से लूट रहा है। तो इतने गरीब देश को लूट रहा है, तो एक तरह से क्लेप्टोक्रेसी है, चोरों का राज है। इस तरह से कई सारे देश हैं, आप खुद इस पे सर्च कर सकते हैं किस देश में क्लेप्टोक्रेसी है। जब गवर्नमेंट होती है करप्ट रूलर्स की, चोरों की, उसे बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। एक शब्द मैं आपको और बताता हूं, मुझे याद आ गया, एग्जाम में था, क्लेप्टोमेनियक। देखिए मेनियक वो होता है जो बिना सोच समझ के कार्य करता है, मेनियक ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज आप इसे बोल सकते हैं। और क्लेप्टो मतलब चोर। कई बार क्या होता है, पर्सन चोरी करता है पर उसे खुद नहीं पता होता, उसकी नजर में वो गलत नहीं कर रहा। कई लोग ऐसे होते हैं जो दुकान पे जाते हैं और सामान उठा के अपनी जेब में डाल लेते हैं और उनको खुद ही नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, तो वो है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया यानी
चोरी करना, लेकिन खुद इस बात का ना होना, खुद इस बात का जिसे कहते हैं आभास ना होना कि क्या कर रहे हैं, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्म। हेल्म, इसका मीनिंग क्या है और ये किस तरह से यूज किया जाता है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। हेल्म होता है, कोई जहाज अगर है तो उसमें जहाज को चलाने के लिए एक एक व्हील होता है। जैसे आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें जो ये चक्र है, ये जहाज की दिशा को मोड़ेगा। जहाज को अगर मोड़ना है तो इसको घुमाया जाता है, इसको बोलते हैं हेल्म। और अगर मैं बोलता हूं एट द हेल्म, ये एक इडियम भी है। एट द हेल्म मतलब ये जो व्यक्ति है ये एट द हेल्म है। एट द हेल्म मतलब इसके हाथ में है, जहां मर्जी जहाज को ले जाए। आज हमारे देश में एट द हेल्म कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज एट द हेल्म, यानी कि जो व्यक्ति जिसके हाथ में कमान होती है उसे बोलते हैं ही इज एट द हेल्म। और वैसे हेल्म का मतलब क्या होता है? जहाज या नाव को चलाने के लिए जो पहिया होता है उसे बोलते हैं हेल्म। लेकिन इसको इस तरह यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं एट द हेल्म। एट द हेल्म मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डीमोनेटाइजेशन है, विमुद्रीकरण है, क्या आपको अच्छा लगा? वट वुड यू हैव डन इफ यू वर एट द हेल्म? अगर आपके हाथ में कमान होती तो आप क्या करते? वट वुड यू हैव डन इफ यू वर एट द हेल्म? वी, डब्ल्यू डबल ई वी। वी क्या होता है? वी मतलब होता है बहुत ही उभरता हुआ, छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही जवान। कोई चीज जब उभरती है उसे वी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो ट्रेन है वो बंबई पहुंची इन द वी आवर्स। वी आवर्स मतलब अभी जो दिन है वो जवान ही था, यानी दिन अभी चढ़ा नहीं था, यानी सुबह सुबह। तो रात में 12 बजे का जो समय होता है उसके बाद का जो समय होता है, जैसे सुबह के 1 बजे, सुबह के 2 बजे, 3, 4, 5 बजे, उनको बोलते हैं वी आवर्स। वी आवर्स मतलब अभी दिन जो है वो बहुत ही जवान है, यंग है। तो उस सेंस में हम वी यूज करते हैं। तो कोई चीज जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही जवान है, अभी उभर ही रही है, उसे बोलते हैं वी। कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन करना मतलब कानून तोड़ना। कानून तोड़ना, वो काम ना करना जो कानून जिसकी इजाजत देता, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रावीन। और कॉन्ट्रावीन कौन करता है कानून को? जो करे उसे बोलते हैं क्रिमिनल। और जो चीज की जाती है उसे बोलते हैं क्राइम। यानी कि कॉन्ट्रावीन करने वाला कौन है? क्रिमिनल है, और वो कर रहा है क्राइम। और क्राइम को बोलते हैं फेलनी। फेलनी मतलब क्राइम, और क्रिमिनल इसीलिए हो गया फेलॉन। फेलॉन मतलब जो क्राइम करे, और फेलनी मतलब जो चीज की जाए। क्रिमिनल मतलब जो क्राइम करे, और क्राइम मतलब जो चीज की जाए। और कॉन्ट्रावीन बोलते हैं उस प्रोसेस को, यानी कानून तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रावीन। यानी कॉन्ट्रावीन हो गई वर्ब, क्रिया हो गई। नेक्स्ट है अनसेवरी। वैसे तो खाने पीने की चीजों से रिलेटेड है ये शब्द। खाने पीने में आप दो शब्द देखेंगे, एक तो होता है गौरमे और एक होता है गौरमेंड। गौरमे होता है जो खाने की बहुत नॉलेज रखता है, जैसे कोई कोई शेफ, कोई रसोईया है, कोई बेरा जिसे कहते हैं, वो खाने पीने की बहुत नॉलेज रखता है, उसे कहते हैं गौरमे। लेकिन जो खाता पीता खुद बहुत ज्यादा है उसे बोलते हैं गौरमेंड। यानी पेटू किस्म का कोई व्यक्ति जो जो हमेशा खाता ही रहे, उसे बोलते हैं गौरमेंड। तो ये फर्क होता है गौरमे और गौरमेंड में। अब खाने पीने से रिलेटेड मैं एक शब्द बताता हूं जिसे बोलते हैं अनसेवरी, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता। अनसेवरी मतलब कोई ऐसा भोजन जो मुझे पसंद ना आए। लेकिन ये चीज सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। हाँ, ओरिजिनली जब ये शब्द बना था तो बना था भोजन से रिलेटेड। जब आप किसी चीज को सेवर करते हैं, अब आप जानते हैं किसी के आगे मैं यू एन अन लगा दूं तो मतलब शब्द उल्टा हो जाता है। तो सेवर मतलब क्या होता है? सेवर मतलब कोई चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बहुत ज्यादा टेस्टफुल लगेगी, टेस्टी लगेगी, उसे बोलते हैं सेवर करना। अनसेवरी मतलब उल्टा, कोई चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल प्लेजेंट नहीं लगी, बिल्कुल उस चीज ने मुझे खुशी नहीं दी, मुझे परेशान किया, मुझे ऑफेंसिव लगी, मुझे नाराज किया उस चीज ने, वो है अनसेवरी। अगर कोई ऐसी चीज जिसको आप सेवर करते हैं, उसका मतलब क्या है? मैं गोवा ट्रिप पर गया और मैं ये सोच के गया था कि ये ट्रिप मैं इसको पूरी जिंदगी सेवर करूंगा, यानी ये मेरे को बहुत आनंदमय मेरे लिए होगी, मुझे बहुत आनंद देगी। लेकिन हो कैसी गई? अनसेवरी। कि मेरा सामान किसी ने वहां लूट लिया, तो मेरे लिए ये ट्रिप कैसी बन गई? अनसेवरी, यानी अनप्लेजेंट। यानी इसको मैं याद नहीं रखूंगा, ये मेरे लिए अनसेवरी एक्सपीरियंस था। तो आई होप आपको अनसेवरी का मतलब क्लियर हो गया होगा। जरूरी नहीं है सिर्फ खाने पीने की चीजों में यूज हो। अनसेवरी मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप याद ना रखना चाहें क्योंकि उसने आपका टेस्ट खराब कर दिया। टेस्ट खराब कर दिया मतलब जरूरी नहीं भोजन का टेस्ट, मतलब एक जनरल सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। एस्क, ये मैं न्यूज सुन रहा था तो मुझे ये शब्द ये मैंने खुद लिया है।
रीगनेस्क, न्यूज वाले ने बोला रीगनेस्क, ये शब्द डिक्शनरी में नहीं है, याद रखिए। अब ये शब्द आया कहां से? आप जानते हैं जो रोनाल्ड रीगन थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1981 से लेकर 1989 तक 8 साल तक राष्ट्रपति थे अमेरिका के रोनाल्ड रीगन। जब मैं किसी चीज के पीछे एस्क लगा देता हूं मतलब जैसा, उसके जैसा। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनिए इस चीज को। मैं ट्रेन से कहीं जा रहा हूं और मैंने अपनी खिड़की खोली और बाहर क्या था? एक बहुत ही खूबसूरत गांव। जैसा गांव दिखता है, उसमें कोई कुएं से पानी निकाल रहा था, कोई खेल रहा था। वो जब मैंने नज़ारा देखा तो मुझे लगा ये तो एक तस्वीर की तरह है, इतना खूबसूरत, यानी पिक्चर की तरह है। तो उसके आगे मैंने लगा दिया एस्क, तो बन गया पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क मतलब इतना खूबसूरत, एक तस्वीर की तरह। तो मेरा जो नज़ारा था ट्रेन से, जो मैंने गांव को देखा, वो था पिक्चरेस्क। जो विलेज था वो कैसा था? पिक्चरेस्क। तो एस्क मतलब होता है जैसा। अब रीगनेस्क, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन पार्टी के थे और डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जो भी राष्ट्रपति बने हैं। तो न्यूज वाले ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं डोनाल्ड ट्रंप की, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन कुछ चीजें उसकी रीगनेस्क हैं, यानी रोनाल्ड रीगन के जैसी हैं। तो ये शब्द आप एस्क जब किसी के पीछे लगा देते हैं तो मतलब उसके जैसा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब जो होने ही वाला है, रोका नहीं जा सकता, बस हो ही रहा है, बस कुछ ही क्षणों में हो रहा है। जैसे ये सुनामी आ रहा है और ये जो लोग हैं ये बस, ये जो पानी की धारा है इससे उड़ा दिए जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे, ये होने ही वाला है। तो ये इमिनेंट डेंजर है। इमिनेंट डेंजर मतलब इन पे जो खतरा है बिल्कुल इमिनेंट है, बस आ ही गया, तो इसको बोलते हैं इमिनेंट। अबाउट टू हैपन, बस होने ही वाला है, इमिनेंट, दैट इज कॉल्ड इमिनेंट। अल्बीट, अल्बीट एक कठिन शब्द है। अल्बीट का मतलब होता है हालांकि। आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा हालांकि या फिर यद्यपि। तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो हालांकि या यद्यपि। अब इसको देखिए यूज कैसे करते हैं। अंग्रेजी में एक और शब्द होता है दो, दो, ऑल दो या इवन दो। इन तीनों का मतलब एक ही है, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। दो, ऑल दो, इवन दो या नॉट विद स्टैंडिंग। हालांकि नॉट विद स्टैंडिंग आजकल की जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें यूज नहीं करते, पुराने शब्द हैं ये। आपको शेक्सपियर की कहानियों में, उसमें कविताओं में, इनमें ज्यादा यूज करते थे इस तरह के शब्द, लेकिन आजकल इनका चलन कम हो गया है। खैर, मैं शब्द पे आता हूं, अल्बीट। अल्बीट मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। जैसे ही वॉज अ ग्रेट एडिशन टू द टीम अल्बीट अ लेट वन, यानी कि हमारी टीम कमजोर थी और टूर्नामेंट ऑलरेडी हार चुकी थी। 5 वनडे मैच की सीरीज थी, हम ऑलरेडी 3-0 से हार चुके थे। आखिरी के 2 मैचों में हमारी टीम में एक नया खिलाड़ी आया और उसने दोनों मैच जितवा दिए। तो आप क्या कहेंगे? वो हमारी टीम में आया और हमारी टीम मजबूत हुई, हालांकि वो लेट आया। अल्बीट अ लेट वन, ही वॉज अ ग्रेट एडिशन टू द टीम। वो टीम में आया तो टीम का उससे जो मनोबल है बढ़ा, टीम मजबूत हुई, लेकिन लेट हुई, हालांकि लेट, अल्बीट अ लेट वन, यद्यपि। तो हालांकि को बोलते हैं अल्बीट। मैं आपको एक और उदाहरण देके समझाता हूं। अब एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं है हर जगह हालांकि देखा और लगा दिया अल्बीट, या हर जगह लगा दिया दो की जगह अल्बीट, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी बारीकियां अंग्रेजी में समझनी पड़ेंगी। जैसे ये सेंटेंस देखिए, वी डिसाइडेड टू बाय द कार अल्बीट द प्राइस मेड अस हेजिटेट। हमने गाड़ी खरीदने का निर्णय ले लिया था, परंतु जो गाड़ी का दाम था उसकी वजह से हमारे अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ले या ना ले। अब यहां पे अल्बीट उतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आप लगा दें, यहां पे ऑल दो या दो या इवन दो ज्यादा अच्छा लगेगा। वी डिसाइडेड टू बाय द कार ऑल दो द प्राइस मेड अस हेजिटेट। तो कई बार अंग्रेजी में हालांकि, जब जैसे मैंने यहां पे हालांकि बोला, वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम होता है लेकिन उनकी यूसेज अलग अलग तरह से होती है। तो कई बार मीनिंग सेम होने के बाद भी हम जब दूसरा शब्द लगाते हैं तो वो अननेचुरल लगता है वहां पे। इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको यह पता लगेगा कि कहां पे कौन सा शब्द लगाना चाहिए। सिर्फ वोकैबुलरी ऐसे देखने से, शब्द याद करने से आपकी अंग्रेजी इंप्रूव नहीं होगी। उसके लिए हिंदू या कोई अच्छा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे है एल्यूसिव। अगर किसी चीज को पाना बहुत ही कठिन है उसे बोलते हैं एल्यूसिव। किसी चीज को पाना या पकड़ना, जैसे कोई अगर एल्यूसिव बैंक रॉबर है, कोई ऐसा चोर है जो, जैसे डॉन पिक्चर में एक डायलॉग था कि उसे शायद 10-15 मुल्कों की जो पुलिस मिलकर पकड़ रही थी, तो वो एक एल्यूसिव चोर था, एल्यूसिव डाकू था। तो एल्यूसिव बैंक रॉबर यानी कोई ऐसा बैंक का चोर जो एल्यूसिव हो, जिसे पकड़ना डिफिकल्ट हो। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो ज्यादातर आप ये वर्ड देखेंगे वो इस तरह से देखेंगे,
किसी चीज को पाना अगर कठिन है तो वो एल्यूजिव है। जैसे अगर मैं कहता हूं ये जो लिस्ट है ये बहुत ही एल्यूजिव लोगों की है, बहुत ही एलीट लोगों की है, यानी इन लोगों जैसा बनना बहुत मुश्किल है। जो सक्सेस होती है वो बहुत ही एल्यूजिव होती है, उसे पाना कठिन होता है, तो सक्सेस इज एल्यूजिव। सक्सेसफुल आदमी जो होते हैं उनसे मिलना, उन तक पहुंचना बहुत कठिन है, दे आर एल्यूजिव, दे बिलोंग टू अ एल्यूजिव लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग मतलब होता है जब आप किसी की शंका, किसी का डाउट क्लियर करने में माहिर हो, यानी आप काफी डिसआर्मिंग व्यक्ति हो। फॉर एग्जाम्पल, जो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले लोग हैं या जो एलआईसी की पॉलिसी बेचते हैं, उन्हें डिसआर्मिंग होना पड़ता है, यानी कि कस्टमर के जो डिस्ट्रस्ट हैं, कस्टमर्स की जो शंकाएं हैं उनका निवारण करना पड़ता है, उनकी जो अनफ्रेंडलीनेस है उनको रिमूव करना पड़ता है। जब आप किसी एलआईसी एजेंट से मिलते हैं तो आपके दिमाग में हजार डाउट होते हैं, वो उन सबको रिमूव करता है, यानी उसको कन्विंसिंग होना चाहिए, उसे चार्मिंग होना चाहिए, चार्म सम्मान देना वाला होना चाहिए, उससे मिलके अच्छा लगना चाहिए, एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, एनचांटिंग होना चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजक व्यक्ति होना चाहिए, प्लेजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसकी। ऐसे 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 व्यक्ति की जो क्वालिटी है वो है डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग मतलब कोई ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी है ये डिसआर्मिंग। मैं अगर कहता हूं मुकेश इज अ डिसआर्मिंग मैन, तो ये मैन की क्वालिटी है डिसआर्मिंग, लेकिन इसमें आईएनजी लगाए, इससे पता चलता है कि ये वर्ब है, क्रिया है, और मैंने लगा दिया आईएनजी, यानी ये किसी की क्वालिटी बता रहा है। और आप जानते हैं कि जब वर्ब किसी की क्वालिटी बताती है यानी एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उसे पार्टिसिपल बोलते हैं, और यहां पे आईएनजी लगा यानी प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना कि पास्ट पार्टिसिपल। तो इसी तरह इंग्लिश को तोड़ के समझना बहुत जरूरी है। डेटरेंट। डेटरेंट मतलब होता है जब कोई भी ऐसा कदम जो आपको कोई काम करने से रोके, वो डेटरेंट की तरह काम करेगा। डेटरेंट मतलब किसी काम को करने से रोकने जाने के लिए किए जाने वाला साधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल की प्रिंसिपल ने बोल दिया कि हॉस्टल में जो बच्चा 9 बजे के बाद आएगा उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो वो एक डेटरेंट का काम करेगा। यानी कि अब आप पूरी कोशिश करेंगे कि 9 बजे से पहले पहले आ जाओ, यानी आप जो अपनी जो शरारती एक्टिविटीज हैं या जो आपको कोई पिक्चर देखनी है, कुछ देखनी है, तो वो 9 बजे से पहले आप खत्म करोगे, यानी उसने डेटरेंट का काम किया। आप जो करना चाहते थे, जो डिसाइड किया आपने कुछ करने का, अब आप नहीं करोगे। तो कोई ऐसा कदम जो कोई काम करने से रोके वो है डेटरेंट। अगर मैं एक शादी में कंडीशन लगा दूं, किसी ने शादी में कंडीशन लगा दिया कि जो भी मेहमान आएगा वो 5,000 रुपये कम से कम लेके आएगा, तो ये डेटरेंट का काम करेगा। आधे लोग जो आने वाले थे वो नहीं आएंगे, तो इट इज अ डेटरेंट। स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी मूव करना, बहुत जल्दी जल्दी चलना, कई बार खतरे की आशंका से, कई बार डर की आशंका से। कई बार ऐसा होता है हम किसी जगह से जा रहे होते हैं, पीछे से कोई आवाज़ आती है और हम एकदम से भागते हैं, ये सोच के कोई भूत आ गया या कोई व्यक्ति हमें कोई पीछा तो नहीं कर रहा, तो हम स्कैम्पर कर रहे हैं। तेज भागने को आप स्कूट भी बोल सकते हैं, रन भी बोल सकते हैं। रन तो एक नॉर्मल शब्द हो ही गया, स्कूट, SCOOT, स्कूट। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूट मिल्खा स्कूट, यानी पिक्चर आई थी एक रन मिल्खा रन, तो आप उसको बोल सकते हैं स्कूट मिल्खा स्कूट। स्कैम्पर मतलब भी होता है तेज तेज चलना, तेज तेज दौड़ने लग जाना, अचानक भागने लग जाना। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पुलिस चेज द थीफ आई स्कैम्पर्ड अलोंग बिहाइंड देम, यानी कि जब पुलिस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी तो मैं भी उस पुलिस के साथ साथ स्कैम्पर करने लगा, यानी भागने लगा। परपोर्ट। परपोर्ट मतलब होता है अभिप्राय, आपका कहने का क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहते हो, वो है परपोर्ट। और परपोर्ट का एक मीनिंग और होता है, जनरली परपोर्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, हम पॉजिटिवली यूज नहीं करते हैं। पहले तो मैं आपको इसका नॉर्मल एक सेंटेंस बताता हूं, जैसे द लेटर वॉज नॉट रेड अलाउड बट ऑल प्रेजेंट वर इन्फॉर्म्ड ऑफ इट्स परपोर्ट। हम मीटिंग में 10 लोग बैठे थे और एक खत आया, खत पढ़ के नहीं सुनाया किसी ने भी, लेकिन खत का जो मीनिंग था, जो अभिप्राय था, वो सबको पढ़ के सुना दिया गया, सबको बता दिया गया कि खत का परपोर्ट क्या था, यानी खत का उद्देश्य, अभिप्राय, मीनिंग क्या था। तो एक तो ये नेचुरल नॉर्मल वर्ड से परपोर्ट हो गया, लेकिन जो ज्यादा यूज होता है परपोर्ट वो होता है नेगेटिव सेंस में, यानी कि कुछ ऐसा मीनिंग देना जो असली में झूठा हो, यानी झूठा वादा करना, झूठा मीनिंग देना। जैसे अगर आप कोई क्रीम देखेंगे तो वो कहती है कि मैं आपको 10 दिन में गोरा बना दूंगी, तो ये क्या है, ये परपोर्ट है। ये कानूनी तौर पर भी एक्शन लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लिखा है, द ड्रग मैन्युफैक्चरर नोज इट इज अगेंस्ट द लॉ टू परपोर्ट क्लेम्स अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स इफेक्टिवनेस, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जानता है कि अगर मैं कुछ ऐसे क्लेम करूंगा, परपोर्ट करूंगा ऐसे क्लेम्स,
जो कानून के खिलाफ हैं, तो वो मुझे संकट में डाल सकते हैं। तो परपोर्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, ज्यादातर उसे नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। डेप्यूट, डेप्यूट करना मतलब किसी को कोई काम देना, किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, कोई जॉब देना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूज में, सेंट्रल डेप्यूटेशन, डेप्यूट से बना डेप्यूटेशन। मान लीजिए कोई किसी राज्य में आईएएस ऑफिसर है, किसी राज्य में कोई अधिकारी है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसे सेंट्रल डेप्यूटेशन हो जाता है, यानी अब वो सेंटर के साथ काम करेगा, उसकी ईमानदारी और उसकी कार्य कुशलता से प्रभावित होकर उसे सेंट्रल डेप्यूटेशन मिल गया है। तो डेप्यूटेशन मतलब कोई जॉब देना, किसी को कोई काम देना, कोई भार देना, कोई उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी देना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डेप्यूटेड टू मीट दैम एट द एयरपोर्ट, यानी मुझे क्या काम दिया गया था, उनसे एयरपोर्ट पे मिलने का ड्यूटी जो थी वो मेरी थी। वो जो डेप्यूट है वो ड्यूटी से मिलता जुलता शब्द है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। एक्लोन, एक्लोन होता है जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, जो आला अधिकारी जिन्हें बोलते हैं, आला अधिकारी, आला अफसर, यानी ऊपर के। जैसे कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, तो उसमें कोई नीचे लेवल पे होगा, कोई स्केल 4, फिर ऊपर आप चलते जाएंगे, ऊपर कोई बहुत बड़ा अफसर होगा, आईएएस होगा या कोई होगा, उसके ऊपर कोई मंत्री होगा। तो ये है एक्लोन, सीढ़ी, हेरारकी, इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। तो जो अपर एक्लोन के जो लोग हैं हमारे समाज में, उन्हें जो लोअर लेवल पे हैं उनकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे नेता होते हैं, नेताओं को क्या गरीबों की समस्याओं से लेना देना है? नहीं। यानी कि जो अपर एक्लोन में है वो नेता हैं, आईएएस अफसर हैं, अपर लेवल, अपर रैंक, ग्रेड, उसे बोलते हैं एक्लोन। एक्लोन मतलब लेवल, रैंक या ग्रेड। अनब्रिडल्ड, देखिए पहले ये समझ लीजिए ब्राइडल क्या होता है और ब्राइडल क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। देखिए ब्राइड बोलते हैं वधू को, दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड, और ब्राइड से मिलती जुलती जो चीज है वो है ब्राइडल, यानी BRIDAL, ब्राइडल यानी दुल्हन संबंधी। लेकिन एक शब्द होता है ब्रिडल, ब्राइडल नहीं ब्रिडल। ब्रिडल क्या होता है? घोड़े पे जो लगाम लगाने के लिए जो हम घोड़े को पहनाते हैं वो है ब्रिडल, यानी कि अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए जो चीज घोड़े को पहनाई जाए वो है ब्रिडल। अब इसके आगे लगा दिया अन, तो अन लगाते हैं तो शब्द उल्टा हो जाता है। तो अनब्रिडल क्या मतलब होगा? कोई चीज जिस पे लगाम ना लगाई जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसका जो गुस्सा था, रेज मतलब होता है गुस्सा, हिज अनब्रिडल्ड रेज मेड हिम अनपॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स। एक हिंदी में कहावत है, क्रोधी का कोई मित्र नहीं होता, जिसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है उसका कोई मित्र नहीं होता। तो उसका जो अनब्रिडल्ड यानी बेलगाम गुस्सा था, उसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बना। अनब्रिडल्ड मतलब जिस चीज पे लगाम या अंकुश ना लगे वो है अनब्रिडल्ड। कारवां, कोई भी यात्रियों का समूह, उसे बोलते हैं कारवां। जैसे मैं अगर अपने 100 लोग हम जा रहे हैं किसी मरुस्थल से, तो एक कारवां जा रहा है। तो कारवां मतलब जो ट्रैवलर होते हैं उनको बोलते हैं कारवां, ट्रैवलर। और जैसे अब यहाँ पे एक फ्यूनरल कारवां जा रहा है, यानी कि ये जो सारे लोग हैं ये किसी की अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, तो ये फ्यूनरल कारवां है। तो इसी तरह ट्रैवलर्स का कारवां हो सकता है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक उद्देश्य के लिए जा रहे होते हैं उसे बोलते हैं कारवां। प्रीसिंक्ट, प्रीसिंक्ट बोलते हैं सीमा को, यहां पर आपकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, या यहां पर आपकी बाउंड्रीज। अब देखिए ये बाउंड्री फिजिकल भी हो सकती है, या ये बाउंड्री हमारे दिमाग में भी हो सकती है। अगर मैं किसी को बोलता हूं आपकी सीमाएं यहीं तक है, यानी आपकी सोचने की सीमा यहीं तक है, प्रीसिंक्ट। लेकिन जो यूज होता है ये वर्ड, वो फिजिकल बाउंड्री के उसमें ज्यादा यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हॉस्पिटल के प्रीसिंक्ट थे उसके अंदर एक मेडिसिन शॉप बन गई, यानी जो हॉस्पिटल का परिसर था, तो प्रीसिंक्ट मतलब परिसर। परिसर मतलब जो एक बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं परिसर या प्रीसिंक्ट। जैसे हॉस्पिटल जो था उसके प्रीसिंक्ट में एक मेडिसिन की शॉप खोल दी गई, या फिर आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी FIR लिखवाने जाइए, उसमें पुलिस वाला आपको कहेगा मैं FIR नहीं लिख सकता, ये जो क्षेत्र है ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यानी ये मेरे प्रीसिंक्ट में नहीं आता। तो वो एक दूसरी तरह से मतलब हो गया। यानी प्रीसिंक्ट मतलब होता है सीमा, फिजिकल भी हो सकती है या फिर थोड़ा सा दूसरी तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कैटेचिज्म, जो ईसाई धर्म होता है, क्रिश्चियनिटी होती है, उसके अंदर जो सवाल और जवाबों के रूप में लिखे हुए प्रवचन होते हैं उन्हें बोलते हैं कैटेचिज्म। तो ये एक टेक्निकल शब्द है थोड़ा सा। कैटेचिज्म मतलब ईसाई धर्म में जो सिद्धांत लिखे हैं उनके उनके होली बुक्स के अंदर, बाइबल है, जॉन्स गॉस्पल, और भी जो भी इनकी किताबें हैं,
उनके अंदर जो भी सवाल और जवाब के रूप में जो प्रवचन लिखे होते हैं उसे बोलते हैं कैटेचिज्म। क्लिक, क्लिक मतलब होता है आपका फ्रेंड सर्कल या कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो किसी कॉमन चीज से जुड़ा हुआ हो। जैसे 25 लोग हैं, उन्होंने अपना सारे के सारे क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो हमेशा उन साथ क्रिकेट देखते हैं, तो उनका एक क्लिक बन गया। क्लिक मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन वो ग्रुप किसी एक चीज से जुड़ा होना चाहिए और उसमें आसानी से बाहर के व्यक्ति नहीं आ सकते। अब कोई अगर फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति है, वो कहे कि मैं आप इस ग्रुप में मुझे ले लीजिए, तो ये नहीं लेंगे उसे। क्यों? क्योंकि ये किसी इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं सारे, इनके बीच कोई एक बाइंडिंग फोर्स है। आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे भी क्लिक कह सकते हैं, वो भी क्लिक ही है एक तरह का, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं। तो क्लिक मतलब कोई भी, लेकिन फर्क ये है क्लिक एक छोटा ग्रुप होता है, 10-15 लोगों का, 20-25 लोगों का, इससे बड़ा नहीं। बहुत बड़े ग्रुप्स को क्लिक नहीं बोल सकते। कोई भी एक छोटा ग्रुप जिसमें बाहर का कोई व्यक्ति आसानी से नहीं आ सकता, उसे बोलते हैं क्लिक। इनसाइनुएशन, इनसाइनुएशन मतलब जैसे किसी के कान भरना। ये नेगेटिव वर्ड है, पहले मैं बता देता हूं आपको, इज अ नेगेटिव वर्ड। इनसाइनुएशन मतलब होता है जब आप कोई हिंट देते हो किसी को किसी और के बारे में, जनरली नेगेटिव। जैसे मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता, तो मेरा फ्रेंड उसके बारे में मुझे हिंट देता है कोई कि ये कैसा है, जनरली नेगेटिव बात ही करेगा। वैसे भी जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं कहीं बैठ के, तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलते हैं। तो इनसाइनुएशन मतलब होता है जब हम किसी को एक हिंट देते हैं किसी और पर्सन के बारे में कि वो कैसा है, उसे बोलते हैं, बहुत ओपनली नहीं कहेंगे लेकिन एक सजेशन दे देंगे, बस एक छुपी हुई, उसमें छुपा हुआ एक मीनिंग होगा, उसे बोलते हैं इनसाइनुएशन। एम्बाम, एम्बाम करना मतलब किसी चीज को सुरक्षित करना। अब क्या सुरक्षित कर सकते हो आप? जैसे कोई फिजिकल चीज कर सकते हो, जैसे जो इजिप्ट के, मिस्र के जो लोग थे, वो जो मुर्दा लोग होते थे उन पे केमिकल वगैरह लगा के, मसाले वगैरह कुछ लगाते थे, उससे वो मम्मी बना के उन्हें रखते थे। MUMMY, मम्मी। ऊपर पट्टियां लगा देते थे और उससे वो जो बॉडी थी वो एम्बाम होती थी, यानी कि वो उसको प्रिजर्व करके रखते थे, उसे सुरक्षित रखते थे। और हजारों साल बाद जब वो मिस्र के पिरामिड से वो उन्हें खुदाई हुई तो ये बॉडीज मिली, तो सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे कल ही ये पर्सन मरा है, लेकिन उसे मरे हुए 1000 साल हो चुके थे। तो एम्बाम मतलब किसी चीज को सुरक्षित करना, लेकिन जरूरी नहीं है किसी फिजिकल चीज को आप सुरक्षित रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है वो आपके जीवन में आया और उसने आपके जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई दिया, तो क्या आप उसे भूलेंगे? नहीं, आप उसे अपनी मेमोरी में हमेशा जिंदा रखेंगे, यानी हिज गुड डीड्स एम्बाम्ड इन द हार्ट्स ऑफ हिज डिसाइपल्स। उसके जो अच्छे कार्य थे वो उसके फॉलोवर्स के दिलों में हमेशा एम्बाम हो गए, यानी सुरक्षित हो गए। टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री के दो मतलब हैं और दोनों समझने पड़ेंगे आपको। एक तो टेपेस्ट्री का मतलब होता है जो टेक्निकल, जो अगर आप किसी महल में जाते हैं, किसी अच्छी खूबसूरत कोठी में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो वहाँ दीवारों के ऊपर जो पर्दे लगे होते हैं बहुत ही खूबसूरत, जिन पे नक्काशी की हुई होती है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाए होते हैं, हाथों से हैंडमेड, उसको बोलते हैं टेपेस्ट्री। जो पर्दे होते हैं जो दीवारों पे एक कालीन जैसा, कालीन तो वैसे फर्श पे होता है, लेकिन एक कालीन जैसा ही कुछ दीवार के ऊपर लगा होता है जिसपे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में केयरफुली नक्काशी की होती है, तो वो है टेपेस्ट्री। एक तो वो है, लेकिन रियल लाइफ में हम इस तरह से नहीं यूज़ करते। टेपेस्ट्री होता है कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ जो आसानी से ना समझी जाए, जो जिसमें बहुत ज़्यादा केयरफुली काम किया गया हो, वो है टेपेस्ट्री। तो जैसे जो न्यूज़ वाला बोलता है, वो ये बोलता है कि द ओल्ड ओपोजिंग पावर ब्लॉक्स हैव गॉन बट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल टेपेस्ट्री ऑफ शिफ्टिंग अलायंसेस। यानी कि अब ये आप इसको अगर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या किसी वेबसाइट पे पढ़ेंगे तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। द ओल्ड ओपोजिंग पावर ब्लॉक्स हैव गॉन बट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल टेपेस्ट्री ऑफ शिफ्टिंग अलायंसेस। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जैसे पहले कहा जाता था कि भाई रशिया एक तरफ है और अमेरिका एक तरफ है, तो समझना आसान था। लेकिन अब ट्रंप आ गए हैं और कहा जाता है कि ट्रंप पुतिन के थोड़ा सा नज़दीक हैं। तो अब इसको जो दुनिया में जो पावर का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ताकतवर कौन है कौन नहीं है, इसे समझना थोड़ा सा कठिन हो गया है। यानी कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल टेपेस्ट्री हो गई है, इसे समझना मुश्किल है। जैसे दीवार पे जो ये पेंटिंग है, इसमें ये क्या किया है ये समझना थोड़ा कठिन है, बहुत ही केयरफुली इंट्रिकेटली किया गया है, तो उसको बोलते हैं टेपेस्ट्री। जिसे थोड़ा सा समझना कठिन हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज हो, उसे बोलते हैं टेपेस्ट्री। और एक टेपेस्ट्री का मतलब होता है जो दीवार के ऊपर जो ये पर्दा सा हम लगाते हैं, उसे बोलते हैं टेपेस्ट्री। स्नफिंग, देखिए स्नफिंग वैसे तो मतलब होता है किसी चीज को बुझाना, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ मोमबत्ती बुझाना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी की जिंदगी बुझा दें तो वो भी स्नफिंग है। तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं स्नफ आउट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज लाइफ वॉज स्नफ्ड आउट बाय अ स्नाइपर्स बुलेट, उसके अंदर से जो जिंदगी थी वो स्नाइपर के बुलेट ने बुझा दी, उसको किसी ने गोली मार दी। तो जब आप कोई चीज़ बुझाते हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ मोमबत्ती बुझाने को स्नफिंग बोलते हैं, किसी की जिंदगी ले लेना या किसी चीज को खत्म कर देना उसे भी स्नफिंग बोल सकते हैं। एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट करना मतलब किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, उसे बोलते हैं एग्जॉल्ट करना, किसी को एनकरेज करना। ना ये पॉजिटिव शब्द है ना नेगेटिव शब्द है, इसको किसी भी सेंस में आप ले सकते हैं। एग्जॉल्ट मतलब किसी को कोई काम करने के लिए उस पर दबाव डालना, उसको उकसाना, उसको एनकरेज करना, उसको बोलते हैं एग्जॉल्ट। मेटास्टेसाइज, ये एक मेडिकल साइंस का टर्म है, टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको बता देता हूं। कैंसर जो होता है दो तरह का होता है। जैसे ये फेस है मान लीजिए कोई, तो एक होता है यहाँ नाक के पास इस एरिया में, जैसे उसे बोलते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा या रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं, वो यहीं रहता है, उतना डेंजरस नहीं है। लेकिन एक कैंसर होता है जैसे पैनक्रियास का कैंसर या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो पूरी बॉडी में फैल जाता है, जल्दी से फैल जाता है, बहुत डेंजरस कैंसर होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, तो बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो बहुत जल्दी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो कैंसर दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट कैंसर क्या करता है, मेटास्टेसाइज। मेटास्टेसाइज यानी जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसाइज करना, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना। और ये किसी और चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करोगे, ये सिर्फ कैंसर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। स्टांस, स्टांस मतलब होता है जिस तरह से कोई व्यक्ति खड़ा होता है उसे बोलते हैं स्टांस। कई झुक के खड़े होते हैं, लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि जो विमुद्रीकरण हुआ है, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इस पे आप किस तरह से खड़े हो। अब इस पे क्या मतलब है, आप किस तरह से खड़े हो मतलब आपका, आप क्या सोचते हो इस बारे में, आपका क्या स्टैंस है। तो ये इस तरह से ज्यादा यूज करते हैं शब्द को। स्टांस वैसे मतलब होता है खड़े होने का तरीका, लेकिन इसको जब यूज करते हैं इंग्लिश में तो यूज करते हैं आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हो, आप इस मुद्दे पे किस तरह से खड़े हो, आपका स्टांस क्या है। विमुद्रीकरण पे आपका स्टांस क्या है, क्या आप इसे सपोर्ट करते हो या आप इसे सपोर्ट नहीं करते। तो इसको इस तरह से यूज करते हैं स्टांस को। तो प्लीज क्लियर योर स्टांस ऑन द इश्यू ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अल्टीरियर, अल्टीरियर मतलब होता है जब कोई छुपी हुई नियत होती है उसे बोलते हैं अल्टीरियर, या कोई ऐसी चीज जो उस वक्त दिखे ना, जो उतना ऑब्वियस ना हो, उतना अपेरेंट ना हो। एक चीज होती है जो सामने सामने दिख ही रही है, अगर कोई मुझे सफेद झूठ बोल रहा है तो वो तो दिख ही रहा है सफेद झूठ है, यानी वो अपेरेंट है या वो बिल्कुल ऑब्वियस है। लेकिन एक होता है जो उतना आसानी से दिखे ना, जो एक ऐसा नकाब किसी ने ओढ़ रखा है वो दिखे ना, यानी अल्टीरियर। अल्टीरियर मतलब जो इंटेंशनली, नियत से किसी ने अपनी असली नियत छुपा रखी है, वो है अल्टीरियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने बनाया है, एट फर्स्ट आई थॉट ही वॉज हेल्पिंग मी बिकॉज ही वॉज अ नोबल मैन बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट दैट ही हैड अल्टीरियर मोटिव्स। इनिशियली तो मुझे लगा कि वो बहुत ही एक अच्छा आदमी है इसलिए मेरी मदद कर रहा है, बाद में मुझे पता चला उसके अल्टीरियर मोटिव्स हैं। अल्टीरियर मोटिव है मतलब कुछ छुपे हुए स्वार्थ हैं उसके, जो वो मेरे को दिख नहीं पाए क्योंकि उतने अपेरेंट नहीं थे, यानी अनअपेरेंट थे। अन मतलब उल्टा, तो अनअपेरेंट थे मतलब थोड़े से छुपे हुए थे, दैट इज कॉल्ड अल्टीरियर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो मुझे एक शब्द का मतलब बताइए, मुझे बताइए क्लिक का क्या मतलब होता है, क्लिक। अगर पता है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, और वीडियो हम मेरे कैसे लगते हैं वोकैबुलरी के आप मुझे बता सकते हो। जितना हो सके इसे टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए, आजकल मैं टेलीग्राम ग्रुप्स देख रहा हूँ सब में 20-20-30 हज़ार मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।